नमस्कार, डिजाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। भारतीय क्रिकेट टीम के सिलेक्टर्स चेतन शर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सदस्य तेज गेंदबाज चेतन शर्मा हालांकि इस बात के लिए याद रखे जाते हैं कि शारजाह में मैच की आखिरी गेंद पर जावेद मियांदाद ने उनको छक्का मारा था, लेकिन फिलहाल वे इस बात के लिए खासे कुख्यात हो गए हैं कि उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन में बीसीसीआई की बहुत सारी पोल खोल दी। न केवल उन्होंने गांगुली की पोल खोली, विराट की पोल खोली, बल्कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारतीय क्रिकेट टीम के बहुत सारे खिलाड़ी फिटनेस प्राप्त करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं और इंजेक्शन के जरिए फिटनेस प्राप्त करते हैं। उनका आरोप यह भी था कि बहुत सारे खिलाड़ी दबाव बनाकर अनफिट होने के बावजूद भी टीम में आ जाते हैं, जैसे कि जसप्रीत बुमराह। और इन तमाम आरोपों के बाद जाहिर है बीसीसीआई ने बहुत गंभीरता से उनकी बात को लिया, उनके स्टिंग ऑपरेशन को लिया, जो कि एक निजी चैनल ने किया था। और कहा तो ये जा रहा है कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया है, जिसे बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने स्वीकार कर लिया। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं खेल पत्रकार और समीक्षक डॉक्टर सुशील पगारे। वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई मैचों में कमेंट्री कर चुके हैं। चेतन शर्मा के साथ भी उन्होंने कमेंट्री की है, चेतन शर्मा को व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं। देवाशीष निलोसे मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी टीम के कप्तान रहे हैं, तेज गेंदबाज रहे हैं। हमारे डिजाना न्यूज़ में अक्सर वो खेल समीक्षा और क्रिकेट मैचों की समीक्षा करते रहते हैं। व्यक्तिगत तौर पे चेतन शर्मा के साथ उन्होंने भी क्रिकेट खेला है। आइए, आप दोनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा निलोसे जी कि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट संगठन, बल्कि मैं तो कहूँगा कि विश्व के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली क्रिकेट संगठनों में से एक बीसीसीआई, और भारत का तो सबसे धनी क्रिकेट संगठन है, ये खेल संगठन है। मतलब इतनी कुएं में भांग घुली हुई है कि मालूम ही नहीं पड़ रहा कौन क्या कर रहा है। चेतन शर्मा ने अगर ये सब पोल नहीं खोली होती तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। देखिए, ये उनका जो उन्होंने जो भी एक्सपोज करने की कोशिश की है, मेरा ये मानना है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि नहीं होती भी होंगी, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे होते हैं कि जिसमें हम इमोशनल होकर नहीं दे सकते, उसके कुछ अलग एस्पेक्ट भी हो सकते हैं। अगर हम बीसीसीआई की जैसे आपने बात की है, तो मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा कि बीसीसीआई का जो पूरा स्ट्रक्चर जो रन कर रही है क्रिकेट, बहुत अच्छे से कर रही है और बहुत बड़ा संगठन है, बहुत आप सारे स्टेट्स हैं, इससे इनकार नहीं है। देखिए, कहीं भी अगर बच्चा 12-13 साल का कोई बच्चा अच्छा क्रिकेट खेल रहा है देश में, तो बीसीसीआई की निगाह है उस पर, मैं मानता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष और टीम इंडिया के कप्तान के बीच में ईगो की लड़ाई है। बीसीसीआई को मालूम ही नहीं घायल खिलाड़ी किस तरह से टीम में आ रहे हैं, बीसीसीआई को पता ही नहीं है लोग इंजेक्शन लगवा के टीम में आ रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि इतने बड़े संगठन में क्या सब ये रापट रोला कैसे? नहीं होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये एक मानव स्वभाव है कि आप ईगो का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम निश्चित तौर पे हमने पहले भी देखा, जब अनिल कुंबले के स्ट्रक्चर का जो कोच था और उसके साथ कप्तान हाँ विराट से नहीं, वही और ईगो का प्रॉब्लम था। तो यहाँ भी यही था कि सौरव, जिसने आज का जो क्रिकेट है, भारतीय क्रिकेट है, एग्रेसिवनेस के साथ जो है, वो सौरव की देन हम कह सकते हैं। और विराट आज के समय के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं विश्व के, भारतीय क्रिकेट को यंगमैन माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पे ईगो होगा और होना स्वाभाविक भी है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जहाँ जिस जगह है वहाँ की मर्यादा अपनी है। आज अगर सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, तो वहाँ की उनको सौरव गांगुली को हटा के एक बीसीसीआई के अध्यक्ष के नाते भी अपने ईगो को किनारे कर चीज़ों को देखना चाहिए था, और वहीं विराट का भी है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको इतने बड़े देश की कप्तानी करने का मौका मिल रहा है। उस कप्तानी की अपनी भी मर्यादा है, वो मर्यादा भी आपको, आप भले कितने बड़े प्लेयर हो, लेकिन वो मर्यादा का ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा। सुशील सर, ये जो आरोप है कि खिलाड़ी फिट नहीं होते, 70-80% फिट होते हैं, सबके अपने डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों से वो इंजेक्शन लेते हैं। अब वो उन्होंने खुलासा नहीं किया कि वो इंजेक्शन कौन से हैं, वो प्रतिबंधित दवाओं के इंजेक्शन है, ताकतवर्धक दवाओं के इंजेक्शन है, स्टेरॉइड के इंजेक्शन है, वो उन्होंने खुलासा नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा कि सबके अपने डॉक्टर हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के फिजियो को कुछ मालूम नहीं पड़ता, वो इंजेक्शन लगाते हैं, फिट हो जाते हैं और मैच खेल लेते हैं।
ये बहुत गंभीर आरोप है। जी बिल्कुल, बहुत गंभीर आरोप है। और गंभीर आरोप कौन लगा रहा है? बीसीसीआई का चीफ सिलेक्टर, जो भारत में भारतीय टीम जो चुनी जाती है उसकी जो टीम के जो चीफ सिलेक्टर या जो अध्यक्ष होते हैं चयन समिति के, वो चेतन शर्मा लगा रहे हैं। अब देखिए, इतना जरूर है कि पर्दे के पीछे कई चीज़ें जो होती हैं वो पब्लिक की निगाह में नहीं आती, और इस बात से इनकार करना बहुत मुश्किल है कि खिलाड़ियों के अपने चिकित्सक नहीं होंगे, क्योंकि खिलाड़ी इतना बड़ा हो जाता है भारतीय टीम में आने के बाद। उसका अगर रोहित शर्मा है या रोहित शर्मा तो स्थापित, इसने एक मैच खेला है, आवेश खान, आप तो मान लीजिए वही बहुत बड़ा हो गया है। वो भी बहुत बड़ा नाम हो गया है। अगर इंडिया टीम में आप आ जाते हैं तो 140 करोड़ जनता आपको जानने लगती है। अगर क्रिकेटर के रूप में आप इंडिया टीम में हैं तो आपका निश्चित तौर पर नाम बड़ा होता है, और जब नाम बड़ा होता है और उसके पीछे के यदि हम स्टेक्स देखें तो वो भी बहुत बड़े हो जाते हैं। तो अगर ऐसा चेतन शर्मा कह रहे हैं, हालांकि वो जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ उसकी नैतिकता के ऊपर सवाल उठ रहा है, क्योंकि जो मेरी जानकारी है कि स्टिंग ऑपरेशन के लिए जो पत्रकार चेतन शर्मा को लुभा करके ले गए, और हम यानी एक चैनल को अगर वेबसाइट को माने, वेबसाइट की बात, तो वो पत्रकार चेतन शर्मा के पीछे कई दिनों से लगे हुए थे, और वो एक रियलिटी शो के प्रमोटर के रूप में उनसे मिल रहे थे, और उन्होंने किसी तरह चेतन शर्मा से बार बार मिल करके उन्हें बताया कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का एक द टेस्ट करके एक शो होता है, रियलिटी शो। तो वैसा शो वो भारत में ला करके चेतन शर्मा को बताना चाहते थे कि हम आपके रियलिटी शो करेंगे, आप हमारी बात मान जाइए, और आपकी रिकॉर्ड नहीं हो रही कोई भी बात, पर गुप्त रूप से कैमरा रख करके उनकी बात उन्होंने किसी तरह से उनसे उगलवा ली। और आप तो बहुत लंबे समय से मीडिया में हैं, आप राष्ट्रीय मीडिया को जानते हैं अच्छी तरह, आप स्वयं राष्ट्रीय स्तर के मीडिया हाउसेस में आपने काम किया है, कि एक मर्यादा तो होती है पत्रकारों की। अब आप किसी से गुप्त रूप से कैमरा रख करके, अच्छा वो ये कह भी रहे हैं, और आपसी बातचीत है और वो ये कह भी रहे हैं कि हमने कैमरा बंद कर दिया, आपसे कोई बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है, और उस रॉ में आकर के चेतन शर्मा संभवतः गलती कर बैठे। चेतन शर्मा से ये गलती की अपेक्षा नहीं थी। चेतन शर्मा खुद टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लंबे समय वो वनडे खेले, टेस्ट मैच खेले, भारत को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, लंबे समय तक मीडिया में रहे, क्रिकेट एक्सपर्ट के रूप में कमेंटेटर रहे, चैनल्स में आते रहे, अनेक चैनल्स में वो आए, और फिर वो सिलेक्टर भी बने। तो अब चेतन शर्मा जो क्रिकेट के स्ट्रक्चर को, मीडिया को बहुत अच्छी तरह जानते समझते हैं, उनसे ये गलती हो जाना मेरे लिए तो आश्चर्य की बात है। नीलोत्सव साहब, बुमराह का नाम आया। जसप्रीत बुमराह भारत के सबसे स्ट्राइकर बॉलर माने जाते, तेज गेंदबाज हैं, मैच विजेता गेंदबाज हैं, और वो T20 के अभी जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें हमारे साथ नहीं थे या घायल थे, तो हमको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन जिस तरह से उन्हें घायल होने के बाद भी खिलाया गया, यहाँ संजय जगदाले साहब इसी शो में स्टूडियो मेरे साथ बैठे हुए थे, और उन्होंने आश्चर्य भी व्यक्त किया था कि मुझे शंका है, क्योंकि जगदाले साहब तो बहुत संयमित बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे डाउट है कि बुमराह ठीक खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे, वो पूरी तरह से फिट है कि नहीं। लेकिन जिस तरह से उनको खिलाया गया, और जिसका जिक्र चेतन शर्मा कर रहे थे कि घायल होने के बाद भी बुमराह को खिलाया गया, तो किसके दबाव में खिलाया गया? और ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो घायल होने के बाद खेलते रहे, जैसे हार्दिक पांड्या भी टीम में ऐसे बल्लेबाज लिए गए क्योंकि वो गेंद नहीं डाल पाते थे, लेकिन फिर भी उनको टीम में लिए गए, जबकि वो भी घायल थे। तो क्या इंडिया क्रिकेट टीम में या इंडिया बोर्ड में कुछ इस तरह की फ्रेंचाइजियों का दबाव है जो IPL की टीमें नीलाम खरीदती हैं, या ऐसे कोई दबाव है कि घायल खिलाड़ी भी खेल लेते हैं, अनफिट खिलाड़ी भी खेल लेते हैं? क्या टीम सिलेक्शन में बाहरी कोई दबाव है? चेतन की बातों से लगता है कि बाहरी दबाव है। नहीं, अब ये तो चेतन ने किस तरह से उन्होंने देखा है या परखा है तो मुझे नहीं मालूम, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई दबाव किसी फ्रेंचाइजी का। भाई आप खुद चेतन शर्मा की अगर बात करें तो खुद बहुत बड़े प्लेयर, और इतना लंबा करियर है उनका, उससे पहले भी चेयरमैन रहे, फिर उनको वापस चेयरमैन बनाया गया, फिर बनाया गया, तो उन पे तो कोई प्रेशर वाली बात मैं नहीं समझता कि हो सकती है। जो आपने बात की है कि क्योंकि क्रिकेट एक अलग दौर में पहुंच गया है, IPL के आने के बाद से क्रिकेट का स्ट्रक्चर में काफ़ी चेंज आया है, और उसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। आज का क्रिकेट T20 क्रिकेट में बहुत मतलब T20 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो आपको उसमें रहना ही पड़ेगा, तो हम डिनाई नहीं कर सकते। क्या कहते हैं ना कि सर, मुंबई इंडियंस का बड़ा दबाव है,
मुंबई इंडियंस का बड़ा दबदबा है, हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस खेलते हैं इसलिए टीम इंडिया कप्तान है, रोहित शर्मा मुंबई इंडियन कप्तान है इसलिए टीम इंडिया कप्तान है। मुंबई इंडिया जो वो है अंबानी वाली जो कंपनी है वो इन्फ्लुएंस करती है सिलेक्शन को, टीम को। नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि आप अगर आज की टीम देखेंगे तो मुंबई इंडियंस से रोहित शर्मा ही हैं, बड़ा एक नाम है ऐसा, अदरवाइज तो बाकी सब अलग अलग फ्रेंचाइजी के। इस बारे में आपकी क्या राय है कि मुंबई इंडियंस मतलब जिस तरह से उनका दबाव है खिलाड़ियों के सिलेक्शन में और सब लोग आते हैं और वो कहीं ना कहीं रेखांकित होता है? देखिए, मैं थोड़ा सा देवाशीष की बात से असहमत रहूँगा। निश्चित तौर पर दबाव रहता है, जो क्रिकेट को इतने साल से मैंने देखा है। टीम इंडिया में आना कोई बहुत आसान काम तो नहीं है, और आप में कितना भी टैलेंट हो, खिलाड़ी को एक बैकिंग लगती है जब वो अपने आप को स्थापित करने के लिए संघर्ष करता है। अब इंडिविजुअल कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आईपीएल के आने के बाद इन्फ्लुएंस करती है या नहीं करती, इसके कोई सबूत हमारे पास नहीं है, पर यह बात मैं दावे से कह सकता हूं कि कई खिलाड़ियों को उनके स्टेट एसोसिएशन ने बोर्ड के ऊपर बताया, उन्हें दबाव न डालने की बात हम कहें, पर वो अपने खिलाड़ियों की बैकिंग करते हैं, चयनकर्ताओं को बताते हैं कि आप इस टैलेंट को देखिए, और अगर चयनकर्ता एग्री हो जाते हैं, क्योंकि देखिए टैलेंट तो सब में रहता है। 100 खिलाड़ी खेल रहे हैं, जैसे चेतन शर्मा ने कहा कि 2500 खिलाड़ियों के ऊपर बीसीसीआई की निगाह रहती है, और मैं एज ए चीफ सिलेक्टर 2500 खिलाड़ियों को नहीं देख सकता। पर कई ऐसे क्रिकेटर उनके साथ खेले हुए रहते हैं जो बताते हैं उन्हें कि भाई इस स्टेट का जगह, अगर वो मध्य प्रदेश आए तो मध्य प्रदेश के प्रशासक जो क्रिकेट चलाते हैं वो बताएंगे कि भाई इन लड़कों को देखिए, इनको देखिए, इनका रिकॉर्ड देखिए। इन्फ्लुएंस डालने का प्रयास करते हैं, फिर भी अंततः चयनकर्ताओं। जॉन राइट इंदौर आए थे सिलेक्शन करने के लिए जब टीम का, तो उन्होंने संजय जगदाले से पूछा कि मध्य प्रदेश के कौन से अच्छे लड़के हैं जिनको लिया जा सकता है, तो जगदाले साहब ने 3-4 नाम उनको बताए। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन क्या जो हमारे देश में जो सिस्टम है कि साउथ जोन से एक आएगा, सेंट्रल जोन से एक आएगा, नॉर्थ जोन से एक आएगा, ये जोन सिस्टम जो हमारे यहाँ, जी हाँ, ये क्या इस बात का प्रतीक नहीं कि जो जोन से गया है उसकी पहले नैतिक दायित्व तो ये है, पहला प्रेशर तो ये है कि मैं मेरे जोन के लड़कों को आगे ले जाऊं, उनको सिलेक्ट करूं, बल्कि होना ये चाहिए कि हम देश के 5 बड़े सिलेक्टर्स चुन लें। हो सकता है कि नॉर्थ जोन के 4 आ जाएं 5 में से, हो सकता है कि सेंट्रल जोन के 2 आ जाएं, और वो 5 जो टॉप सिलेक्टर्स हैं वो पूरे देश की टीम चुने। लेकिन जोन वाइज होने से एक प्रेशर तो रहता है कि मैं अपने जोन का खिलाड़ी आगे ले जाना है। देखिए, ये बहुत लंबी बहस क्रिकेट में इस पर होती रही है। आप भी क्रिकेट को कई वर्षों से फॉलो कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कि मुंबई टीम के 9 खिलाड़ी भारतीय टेस्ट टीम में हुआ करते थे। गावस्कर ने जिनका नाम बता दिया वो सिलेक्टर उनको सिलेक्ट कर लिया करते थे। रातों रात वो न्यूजीलैंड उड़कर पहुंच जाते थे, रवि शास्त्री, और स्टार बन गए। हालांकि उनमें टैलेंट था तो वो स्टार बने और उन्होंने सिद्ध किया मैदान में। और ये वर्चस्व आपको पता होगा कि कपिल देव, मदन लाल, इन लोगों ने तोड़ा। कीर्ति आजाद जो और गावस्कर कपिल देव में मतभेद भी रहे इन्हीं सब बातों को लेकर के। तो ये तो इन्फ्लुएंस तो होता है, और अपने जोन का चयन करता अपने लोगों के नाम को आगे बढ़ाता है। जी, जो चेतन शर्मा जो बात कर रहे थे, अगर हम वापस उस पर आए कि क्या खिलाड़ियों में इतना ईगो है? जैसे विराट ने कहा कि मुझे बताया नहीं गया, उन्होंने कहा विराट झूठ बोल रहे हैं। गांगुली ने बता दिया था, मैंने खुद ने बता दिया था। क्या आपको अगर रहना है तो दोनों तीनों टीम का कप्तान रहना पड़ेगा, सफ़ेद के भी रहोगे, लाल के भी रहोगे, अदरवाइज नहीं रहोगे। तो क्या ये मतलब आपने बहुत लंबा क्रिकेट खेला है, बहुत खिलाड़ियों का आप जानते हो, क्या ईगो की प्रॉब्लम खिलाड़ियों में रहती है? गावस्कर कपिल देव का जिक्र सुशील जी कर रहे थे, बेदी गावस्कर का जिक्र मुझे याद है उस समय बहुत मामला था। नवाब पटौदी, अजीत वाडेकर के मसले सामने रहे हैं। तो ये अब रोहित और विराट के बीच में भी बड़ा ईगो क्लैश था, दोनों बोलते नहीं थे, फिर बाद में मालूम पड़ा कि दोनों की पत्नियों ने कुछ दोस्ती वोस्ती करवाई। तो ये क्या हकीकत है? टीम इंडिया ऊपर से ही दिख रही है कि अंदर भी कहीं ना कहीं? नहीं, देखिए, ये कोई क्रिकेट ही नहीं, किसी भी स्पोर्ट्स में अगर आप लेंगे, जो पैरेलल अगर कोई प्लेयर्स चलते हैं, या किसी का ये कोई पूर्व खिलाड़ी है जो उसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा रहा होगा, और या पैरेलल चल रहे हैं, एक दोनों ये कह लीजिए कि उस जगह के लिए है जहाँ पे वो सर्वोच्च स्थान पे या सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं, जहाँ पैरेलल चल रहे हैं, तो वहाँ ईगो का क्लैश तो हो गई होगा। ये किसी भी खेल में आप देखेंगे, ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है या खिलाड़ी की नहीं है, आप किसी भी ये मानसिक स्थिति है। आप किसी भी क्षेत्र में अगर लेंगे तो ये कंपटीशन तो रहेगी, और ईगो अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आप बोर्ड के अध्यक्ष को ही झूठा ठहरा दें, इतना भी ईगो ठीक नहीं।
देखिए मैंने आपसे जो कहा था वो कि आपको आप जिस जगह हैं आज, अगर चेतन शर्मा ने बोला है तो चेतन शर्मा को भी अपनी उस जिस पोस्ट पे वहाँ थे उसकी भी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था। और या अगर हम इनकी बात करें तो विराट को भी वो मर्यादा में अपने को रखना चाहिए था और सौरव को भी, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब आप अक्रॉस द टेबल बैठ के और सारी चीज़ों को आप ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये चीज़ बाहर ही नहीं आती। अगर आप अक्रॉस द टेबल बैठ के और एक दूसरे से बात करते और उस मसले का कोई हल निकालते। अगर देखिए ये बोला गया कि अगर 3 फॉर्मेट में आपको करना है कप्तानी और तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट इतना ज़्यादा हो गया है, विराट भी बहुत लंबे समय से खेल रहे हैं, एक आईपीएल का अलग प्रेशर है, तो हो सकता है कि उस प्लेयर ने ये सोचा होगा कि यार मैं एक देखिए तीनों कैटेगरी में कप्तानी करना और भारत की कप्तानी, वैसे ही प्लेयर बहुत टेंशन में रहता है। तो हो सकता है कि विराट ने अगर ये चाहा हो कि एक किसी फॉर्मेट से मैं मानसिक रूप से भी थोड़ा सा किसी एक कोई सीरीज थी उस सीरीज से बाहर होना चाहते थे वो, तो वो ये चाहते थे कि एक बहुत मानसिक तनाव, एक हद होती है, किसी भी खिलाड़ी की भी एक हद होती है, वो कितना झेलेगा। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि एक ब्रेक वो चाहते हों और उस ब्रेक के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की हो। मुझे लगता है कि अगर लगाओ कि भाई या तो दोनों वनडे भी छोड़ना पड़ेगी, जी चेंज करता हूँ कि ये राय थी, गांगुली की राय थी। तो मुझे लगता है कि वहाँ सौरव को भी अक्रॉस द टेबल बिठा के बात करनी चाहिए थी कि क्या बात है, क्यों आप शिफ्ट करना चाहते हो। ये एक सवाल जरूर करूंगा विराट को लेकर। विराट नो डाउट बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत महान खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका ईगो प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। उनका अनिल कुंबले बहुत महान खिलाड़ी हैं, जंबो, उनसे उनकी नहीं बनी और बड़ा विवाद हुआ और यहाँ तक की स्थिति बन गई कि अबोला की स्थिति बन गई और कुंबले ने कहा कि मैं कप्तान के अंडर में काम नहीं करूंगा। और रवि शास्त्री के बारे में कहा जाता है, रवि शास्त्री बड़े खिलाड़ी थे, चैंपियंस ऑफ चैंपियंस थे, लेकिन वो वैसा ही करते थे जैसे विराट करते। एक तरह से वो विराट की हाँ में हाँ मिलाते थे, यसमैन थे, लेकिन विराट की फिर सौरव गांगुली से नहीं बनी। तो बड़ा खिलाड़ी होना अपनी जगह पर है, लेकिन एक अच्छा इंसान होना अपनी जगह पर है। ये इसको किस तरह से देखते हैं? क्या विराट के ईगो की वजह से रोहित और विराट का झगड़ा हुआ और हार्दिक पांड्या भी अब इसमें शामिल हो गए जैसा कि चेतन ने कहा है? मसला क्या है? देखिए, जैसा देवाशीष ने कहा कि एक अहंकार की समस्या तो है ही, और जब खिलाड़ी का जो कद है वो इतना बड़ा हो जाता है जैसा कि विराट है, तो खेल से भी बड़ा हो जाए, खेल से बड़ा व्यक्तित्व, यानी लार्जर देन लाइफ अपन कहते हैं जिसे अंग्रेजी में, तो यह यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्वाभाविक है। और इससे मेरी दृष्टि में एक ही अपवाद रहा, वह सचिन तेंदुलकर रहा। कामली अपने टैलेंट को संभाल नहीं पाया, अपने ईगो को लक्ष्मण शिवराम कृष्णन नहीं संभाल पाए। लक्ष्मण शिवराम कृष्णन बहुत टैलेंटेड होने के बाद बाहर हो गए, इंडिया टीम में आए। मनिंदर सिंह बहुत जल्दी बर्नआउट हुए अपने एटीट्यूड के कारण। तो यह समस्या तो है। हालांकि विराट ने उसे अपने कैरियर के दौरान हैंडल अच्छे से किया, सचिन तेंदुलकर भी साथ थे और धोनी भी थे, तो शायद उन लोगों ने उसे संभाला, पर अब दोनों टीम में नहीं है, तो यह उनको कंट्रोल करने वाला कोई टीम में रहा नहीं, टीम मैनेजमेंट में। और मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि ये जो भी समस्या हुई सौरव गांगुली को लेकर के, चेतन शर्मा ने विराट और इनकी बातों को लेकर के जो भी खुलासा किया है, रहस्योद्घाटन किया है, इसमें भूमिका राहुल द्रविड़ की बहुत ज़्यादा थी। राहुल द्रविड़ बहुत जेंटलमैन क्रिकेटर रहे हैं, बहुत समझदार क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं, टीम इंडिया की उन्हें कोच बनाया है, तो उन्हें हैंडल करना, जूनियर टीम इंडिया के बहुत क्योंकि यही समस्या जो आपने जैसे रवि शास्त्री का नाम लिया था, तो यही समस्या धोनी को लेकर के भी शास्त्री की हुई थी, और धोनी ने ऑस्ट्रेलिया में अचानक रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया और टेस्ट क्रिकेट से वो हट गए, क्योंकि धोनी बहुत बड़ा नाम थे, रवि शास्त्री उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया और बहुत बड़ी सुर्खियां बनी थी कि वो ऑस्ट्रेलिया में अचानक उन्होंने संन्यास की घोषणा करके वो कप्तानी से हट गए। बीच टेस्ट श्रृंखला में ऐसा होता नहीं है यानी, तो यह एक अहंकार की समस्या है और इसमें मेरे ख्याल से बोर्ड को जिम्मेदारी मैनेजर को देना थी। राहुल द्रविड़ क्या कर सकते थे? नहीं, राहुल द्रविड़ देखिए बहुत जेंटलमैन क्रिकेटर रहे हैं, बहुत मैच्योर क्रिकेटर रहे हैं, बहुत गंभीर किस्म के व्यक्तित्व है उनका जो हम जानते हैं, तो वो शायद वो एक मैनेजर की भूमिका में बीच में बैठ के दोनों ही उनका सम्मान करते हुए रख सकते हैं। क्योंकि सौरभ के साथ वो खेले थे, सौरभ से उनकी एक अलग ट्यूनिंग थी, और विराट जूनियर में उनका साथ खेलता रहा है, खेलते रहे, जो टीम में आए थे जब द्रविड़ बहुत बड़े बल्लेबाज थे, और वो जूनियर टीम को संभालते रहे। जो नीलोश साहब, एक जो मजेदार बात कही चेतन शर्मा ने कि हार्दिक पांड्या मेरे घर आता है, दीपक हुड्डा भी मेरे घर आता है, ये लोग खिलाड़ी हमारे घर आते हैं, जिसको सिलेक्ट होना है वो चीफ सिलेक्टर्स के घर जा रहा है।
ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन मन में संदेह तो पैदा होता है कि घर आके क्या बात होती है। देखिए क्या होता है कि जब आप सिलेक्टर के अलावा भी आप जब क्रिकेट सर्किट में घूमते हैं तो कहीं ना कहीं हर किसी से मुलाकात होती रहती है, आप मिलते रहते हैं। अब एक कर्टसी भी होती है कि क्योंकि सिलेक्टर्स भी आपके साथ सारे मैचेस भी देख रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं, आपसे उतना वो फ्री भी होते हैं। तो अगर बाय चांस कभी ऐसा किसी से मेरे संबंध अच्छे हुए हैं और मैंने ऐसे ही पूछ लिया और मैं चला गया घर, तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई बहुत बड़ी बात। और इसमें कोई चेतन, यहाँ पे मैं मानता हूँ कि ऐसे आपके यहाँ कितने ही लोग आते हैं, तो आप ये बताने की आपको ज़रूरत थोड़ी है कि मेरे यहाँ कौन आता है कौन नहीं आता। भाई आप में अगर इतना ही था तो आपको आज बताने की जगह आप पहले ही बना कर देते कि भाई आप मेरे यहाँ कोई मिलने नहीं आएगा। मैं सिलेक्टर हूँ, चीफ सिलेक्टर हूँ, मेरे से कोई मिलने नहीं आएगा। कोई भी प्लेयर अगर मेरे पास मिलने आता है तो मैं बीसीसीआई को कंप्लेंट करूंगा। जैसे बहुत सारे जजेस ये कह देते हैं कि वकील तो मैंने हमारे घर पे आके नहीं मिलेंगे, चैम्बर में ही मिलेंगे। तो क्या व्यक्तिगत संबंध भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके और मेरे संबंध है, आप कहीं ऐसी जगह बैठे हैं, लेकिन प्रतीक भाई मैं आपसे मिलने अपने संबंधों के नाते तो आऊँगा ना। तो ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बट ये चीज़ एक्सपोज करने वाली नहीं है कि ये मेरे आते थे या मेरे नहीं आते, किसी को क्या लेना देना। सुशील भाई, इसकी पोल खुलने के बाद, एक्सपोज होने के बाद रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि वो चेतन शर्मा के साथ बैठ के कैसे टीम बनाएंगे। नहीं, ये समस्या तो थी ही, जो आप कह रहे हैं बहुत सही कहा आपने। और मेरी जहाँ तक जानकारी है कि राहुल द्रविड़, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा तीनों ने बीसीसीआई को ये कम्युनिकेट किया कि अब हम चेतन शर्मा जी के साथ बैठ करके टीम सिलेक्शन को लेकर के बात नहीं कर पाएंगे। अब वो बात नहीं है, क्योंकि वो मर्यादा का जो पर्दा था वो हट गया। क्योंकि अब हम मान लें किसी कप्तान ने किसी खिलाड़ी को फेवर किया या किसी खिलाड़ी का विरोध किया, ये पता नहीं चेतन शर्मा कब कहाँ किसके सामने उगल दे। जब उन्होंने डिस्प्लेजर बताया, अपना असंतोष बताया, तो फिर बीसीसीआई ने का मैसेज क्लियर था चेतन शर्मा के लिए कि या तो आप हट जाएं, नहीं तो हम आपको हटा देंगे। और आपके जो ये आज का कार्यक्रम है, मैं आपको दाद देना चाहूँगा कि आपने स्टिंग से स्टंपिंग जो इसका टाइटल दिया है वो बहुत ही खूबसूरत टाइटल दिया है। क्योंकि स्टंपिंग तो जब बॉलर की गेंद पर एक ही खिलाड़ी आउट होता है, यहाँ दो खिलाड़ी आउट हो गए, बीसीसीआई भी आउट हो गई और चेतन शर्मा भी आउट हो गई इस स्टिंग ऑपरेशन से। हाँ, इसमें बीसीसीआई की भी पोल खुली कि जितना सब कुछ अच्छा नहीं है, दोनों यानी एक क्रिकेट में जब स्टंपिंग होती तो एक बल्लेबाज ही आउट होता है, यहाँ स्टिंग से दो आउट हो गए। बीसीसीआई भी आउट हुई और चेतन शर्मा स्वयं अपने तो अब निलोषा जी माना जाए कि चेतन शर्मा का जो क्रिकेट में कैरियर है, कमेंटेटर बन जाएंगे, लेकिन बाकी तो ये माना जाए कि खत्म हो गया है। जो बोर्ड में वो सिलेक्टर थे, कभी कुछ बन जाते, कोच बन जाते, बॉलिंग कोच बन जाते, वो क्या राष्ट्रीय अकेदमी है वहाँ चले जाते, वो अब लगता है मुझे कि विराम हो गया। नहीं, मुझे भी लगता है, क्योंकि या तो वो अगर उस तरह से माफ़ी मांगते हैं या कुछ आगे बात बढ़ती है तो शायद हो सकता है, लेकिन हाँ देखिए फेथ वाली चीज़ है। आपको कोई अब क्यों एक उस इम्पॉर्टेंट जगह बिठाएगा जहाँ से वो खुद एक्सपोज होने के लिए, क्योंकि आप तो कभी भी किसी को भी एक्सपोज आप करने के लिए चले जाएंगे, उसमें तथ्यों को भी आपको देखना पड़ेगा, तथ्य कितने करीब हो नहीं हो। तो मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल तो चेतन के लिए बहुत मुश्किलें हैं। लेकिन चेतन शर्मा के जो बयान है उससे बीसीसीआई, जैसे कि आपने भी कहा कि बहुत डैमेज तो हुआ है। अब बहुत सारी चीज़ें बाहर आई हैं, तो सुशील भाई बीसीसीआई को अब क्या करना चाहिए? ये जो डैमेज कंट्रोल कैसे हो सकता है? सिर्फ चेतन शर्मा को हटा देना कोई उपाय नहीं है। ये तो आपने और इससे तो और आप एक्सपोज हो गए कि एक आदमी सच कह रहा था, आपने उसको बाहर कर दिया, यानी आप सच को बर्दाश्त नहीं करते हो। तो बीसीसीआई को थोड़ा सा सिस्टम में परिवर्तन लाना पड़ेगा, या कुछ अपनी ये सब जो चीज़ें हो रही हैं इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, विश्वसनीयता के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया ही है और चीफ सिलेक्टर खड़ा कर रहा है, और वो भी मिडिल ऑफ द सीरीज। अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चली रही है और ऑस्ट्रेलियन मीडिया कितना एग्रेसिव रहता है क्रिकेट के अपने देश को लेकर के, ये आप भी इससे अपरिचित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम मीडिया तो बहुत ही एग्रेसिव रहता है, तो यह देखना भी एक यानी रुचिकर होगा कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया में क्या चल रहा है इस बात को लेकर के, और वर्ल्ड मीडिया, इस क्रिकेट का जो वर्ल्ड मीडिया है वो इसको कैसे ले रहा है। बीसीसीआई के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि इससे कैसे बाहर निकला जाए। और देखिए, हालांकि अभी 2023 में वर्ल्ड कप आने वाला है, जो भारत में होगा, बीच में एक बात हुई थी, आप भी उससे यानी आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि टीम में आने के लिए योयो टेस्ट आपको ज़रूरी है करना। खिलाड़ी के फिटनेस लेवल कैसे पता चलेगा कि वो फिट है या नहीं? तो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने मिलकर के उसको रोक दिया था कि नहीं, योयो टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि
मीडिया में एक प्रश्न उठा था कि रोहित शर्मा यो टेस्ट नहीं फेस कर पाते, तो उनने मैनेजर से मिल करके क्या यो टेस्ट रुकवा दिया। तो अभी 2023 में इस बात को माना गया है, यानी बोर्ड ने फिर से कहा है कि आपको यो टेस्ट पास करना पड़ेगा। क्योंकि बुमराह भी उसी वजह से आ पाए, क्योंकि वो फिट नहीं थे, लेकिन वो इसलिए आ गया कि यो टेस्ट नहीं था। यो टेस्ट ही नहीं होगा। हार्दिक पांड्या भी इसलिए आया कि यो टेस्ट नहीं था। आपको वर्ल्ड कप कराना है तो यो टेस्ट के लिए अब बीसीसीआई को दबाव में आकर के मानना पड़ा कि यो टेस्ट, अब वर्ल्ड कप आ रहा है तो सबका फिटनेस लेवल देखना होगा। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है बोर्ड के सामने कि इस अविश्वसनीयता के दौर से वो कैसे बाहर आए, और वह निश्चित तौर पर कुछ ऐसे कदम उठाए। पर इस पूरे मामले में राजर बिन्नी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बोर्ड के अध्यक्ष हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, 1983 विश्व विजेता टीम के मेंबर थे और सबसे ज्यादा विकेट लिए थे उन्होंने। जी। लेकिन ना उनका कोई बयान है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो भी जय शाह के रबर स्टैंप ही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बोर्ड को समझें, इतने साल से आप भी देख रहे हैं, देवाशीष ने भी देखा, मैं भी देख रहा हूँ, तो बोर्ड वैसे चलाता तो सचिव ही है, और सचिव हमेशा से हमने देखा है कि पावरफुल भूमिका में रहा। AW कन्मड़ीकर साहब इंदौर के जब थे, भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीती, तो बोर्ड के वो सेक्रेटरी थे और बड़े यानी दबंग सेक्रेटरी के रूप में उन्हें जाना जाता था। जज साहब जिन्हें क्रिकेट सर हल्कों में कहा जाता था। फिर आप देखते हैं कि जगमोहन डालमिया आए बोर्ड के जब पावरफुल सेक्रेटरी, बिंद्रा साहब। फिर हम देखते हैं कि रणवीर सिंह महिंद्रा जो हरियाणा के थे। तो बोर्ड वस्तुतः हम देखें, अध्यक्ष की भूमिका, राज सिंह जैसे दबंग अध्यक्ष को छोड़ दें अपन, जो सचिव को दबा के रखते थे, और आप जगदाले साहब का नाम भूल रहे हैं, वो भी जगदाले साहब भी रहे, पर वो उनका जो कार्यकाल रहा बहुत ज्यादा लंबा कार्यकाल नहीं रहा है। तो बोर्ड वस्तुतः चलाता तो सचिव ही है, और सचिव जय शाह पावरफुल सचिव है। रॉजर बिन्नी यद्यपि क्रिकेटर हैं, क्योंकि अब वो तो संविधान बदल दिया है तो आपको क्रिकेटर को रखना ही है यानी, पर जय शाह ही चला रहे हैं शो। और इसलिए संभवतः ऐसा लगता है कि रॉजर बिन्नी अभी इस कंट्रोवर्सी, क्योंकि रॉजर बिन्नी खुद भी खेले हैं चेतन शर्मा के साथ, तो वो संभवतः इस कंट्रोवर्सी में शायद चुप रह करके वो समय निकाल रहे हैं। और इसमें यह है कि जैसे आप अगर कार्यशैली देखेंगे तो ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी बीसीसीआई ही आता है, और बीसीसीआई का सेक्रेटरी जहाँ होता है वहाँ उनको वो भी फैसिलिटी है कि वो अपना ऑफिस वहाँ रन कर सकते हैं वहीं से। जैसे सर थे तो सर का ऑफिस इंदौर से चलता था, इंदौर से भी चलता था, और मुंबई भी वो। तो सचिव के लिए एक बंदे के लिए आसान है चीज़ों को कंट्रोल करना। जो पूरा स्ट्रक्चर है, बाकी जितने भी ऑफिस बियरर्स हैं वो सब अलग अलग जगहों से है, तो एक जगह इकट्ठा बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए वो पावर सारे जो वर्किंग पावर्स जो है, एग्जीक्यूटिव पावर्स हम कह सकते हैं, वो सेक्रेटरी के पास है। बहुत धन्यवाद सुशील जी आपका, बहुत धन्यवाद नीलोसे साहब आपका। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और इस बहुत ही गंभीर और मौजूद विषय पर आपने अपने विचार व्यक्त किए, और बोर्ड की असलियत क्या है और किस तरह से खिलाड़ियों के ईगो होते हैं, अहंकार होते हैं, उस बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप दोनों साहिबान ने दिया। आपका बहुत शुक्रिया। डीजन न्यूज़ का सिलसिला, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डीजन न्यूज़। धन्यवाद।